गुड मॉर्निंग। आज सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स, सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स 20 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, 20 जो एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये 20 क्वेश्चन आप एकदम छोड़ के मत जाइएगा, पूरा कंसेप्ट दूंगा आपको, पॉइंट वाइज कैसे याद रहना है वो भी बताऊंगा और याद करके आज क्लास से भेजूंगा मैं। 20 क्वेश्चन बताऊंगा सीएमए इंटर का, एकदम स्किप मत कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन लॉ एंड एथिक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एकदम मान एग्जाम के लिए एकदम रेलिवेंट है, सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन वुमेन डायरेक्टर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन क्या है कंपनीज एक्ट 2013 में? मैं प्रोविजन को शॉर्ट में लिख के दिया हूं यहाँ पर, इसको याद रख लीजिएगा तो भी आप आंसर लिख पाओगे। ध्यान से सुनिएगा आंसर। बोलता है वुमेन डायरेक्टर्स के लिए, बोलता है एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए इस कंपनी में। एप्लीकेबल कंपनी कौन कौन सा है देखिए, लिस्टेड कंपनी, ऑल लिस्टेड कंपनी, मतलब हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर तो मिनिमम होना ही चाहिए। और पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। बोलता है लिस्टेड कंपनी के लिए बोला गया कि हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, लेकिन हर पब्लिक कंपनी के लिए प्रोविजन नहीं है। पब्लिक कंपनी में क्या बोला है, जिस पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज्यादा रहेगा या टर्नओवर 300 करोड़ उससे ज्यादा रहेगा, उस पब्लिक कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है। मींस यह प्रोविजन लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, कुछ स्पेसिफिक पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है और प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? तो ये बेसिक्स था, बाकी पूरा प्रोविजन आपको डिटेल में लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा। मेन पॉइंट मैं आपको टेबल के अंदर दे दिया हूं, उसको भी याद रखेंगे, सुन लेंगे तो भी आप आंसर लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है देखिए, ए डायरेक्टर अदर देन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी एमडी नहीं हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता है और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता है। मतलब एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदर देन इसको छोड़ के रहेगा। और एप्लीकेबल कंपनी, किस कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब हर लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एंड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर और आउटस्टैंडिंग लोन एक्सीड 50 करोड़ इन एग्रीगेट। मतलब समझ रहे हैं, हर लिस्टेड कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। और उसके बाद बोलता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए बोलता है उस पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल कितना है, 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा है और लोन उसका 50 करोड़ से ज्यादा है टोटल साल में, उस पब्लिक कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है। मींस प्राइवेट कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है ही नहीं। ये लिस्टेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर है। देखिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ लिखा हुआ 1 था टोटल होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में 2 डायरेक्टर होना चाहिए मिनिमम। आगे ये पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट ये जो मैं टेबल में दिया उसको आप सुन लीजिए और याद कर लीजिए अच्छा से। थर्ड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए मेरा टेबल देखिए, एप्लीकेशन टू सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट DIR 3 ROC फॉर्म। DIN नंबर लेने के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। किस फॉर्म में देंगे? DIR 3 ROC फॉर्म। फॉर्म का नाम है DIR 3। ROC का कौन सा फॉर्म में देंगे? फॉर्म DIR 3 में देंगे। किसको एप्लीकेशन देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देंगे। सेकंड में लिखा है मैंडेटरी, मतलब हर एक डायरेक्टर को DIN नंबर लेना पड़ेगा यदि वह डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी का। यदि कोई भी आदमी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो DIN नंबर उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब DIN नंबर लेना ही पड़ेगा।
वेरीफाइड DR3 बाई ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। मतलब जो DR3 अपने फॉर्म ROC को दे रहे हो उसको चेक कौन करेगा, वेरीफाइड कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है और कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। थर्ड लास्ट पॉइंट बोलता है लाइफ टाइम वैलिड, मतलब एक बार मैंने DIN नंबर ले लिया वो मेरी पूरा लाइफ तक वैलिड है, याद रखिएगा। और लास्ट में लिखा है एवरी डायरेक्टर नीड्स, हर डायरेक्टर्स के लिए नीड है, मैंडेटरी है, बिना DIN के आप कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। डिटेल प्रोविजन लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है डिस्कस briefly the essential element of a valid contract as per the Indian Contract Act। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड एलिमेंट क्या क्या है, एसेंशियल एलिमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट जब बनाएंगे तो क्या क्या चीज आप देखेंगे, क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसका एलिमेंट क्या क्या है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब जानते हैं एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहला होना चाहिए फ्री कंसेंट। आज दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ में आया? तो इसलिए बोलते हैं फ्री कंसेंट होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा उसमें लॉफुल कंसिडरेशंस होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? फ्री कंसेंट चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब एक पार्टी ऑफर देगा तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का पॉसिबिलिटी भी होना चाहिए और लीगल फॉर्मेलिटी होना चाहिए। एंड एग्रीमेंट नॉट वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट का कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, इसलिए एग्रीमेंट नॉट वॉइड होना चाहिए। सिंपल सा चीज है, इतना पॉइंट याद रख लीजिएगा, आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। डिस्कस द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 179 में बोलता है कि पावर को कंपनी का बोर्ड को ये पावर दिया है। पावर अल्टीमेटली शेयर होल्डर लोग देता है कि बोर्ड कौन होता है? बोर्ड ऑफ BOD मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो कंपनी का मैनेजमेंट को देख रहा है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट देख रहा है उसको कुछ पावर देना पड़ता है तभी उन लोग काम कर पाएगा। इसीलिए शेयर होल्डर लोग ने बोर्ड्स को ये पावर दे दी। ये पावर दिया हुआ है, क्या क्या कर सकता है? बोरो मनी, कंपनी के लिए यदि कंपनी को पैसे की जरूरत है तो किसी बैंक वगैरह से पैसा बोरो कर सकता है। इन्वेस्ट फंड, कंपनी के लिए बोरो कर सकता है मनी, कंपनी का फंड इन्वेस्ट कर सकता है यदि अच्छा जगह लगे। टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी, यदि किसी को लोन देना है तो लोन भी दे सकता है और गारंटी देना है तो भी दे सकता है। अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर लोग क्या क्या चीज अप्रूव कर सकता है? देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कर सकता है, बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव कर सकता है, अमालगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन यदि कंपनी का होगा तो उस चीज को अप्रूव कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग। और क्या कर सकता है? पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस कर सकता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट, किस चीज को अपॉइंट कर सकता है या हटा सकता है? की मैनेजरियल पर्सनल को अपॉइंट कर सकता है या हटा भी सकता है। इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट भी कर सकता है डायरेक्टर, और सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट भी कर सकता है और हटा भी सकता है। डायरेक्टर लोग किसको किसको अपॉइंट कर सकता है? देखिए की मैनेजर पर्सनल को अपॉइंट कर सकता है, इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। क्या क्या चीज अप्रूव कर सकता है? देखिए कंपनी का बैलेंस शीट को साइन करता है, सीधा सा बात है। अप्रूव मतलब साइन कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर रहा है, बोर्ड रिपोर्ट को कंपनी का अप्रूव कर रहा है, अमालगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर सकता है। बाकी डिटेल दिया है फंड कि ऑथराइज बायबैक को ऑथराइज कर सकता है। 10% तक बायबैक होगा तो डायरेक्टर लोग ऑथराइज कर सकता है। कंपनी का फंड को बोरो कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, ग्रांट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये डिटेल, इसको पढ़ने के लिए आपको पूरा सेक्शन दिया है, लेकिन शॉर्ट में पढ़ने के लिए जो मैं पॉइंट बताया उसको समझिएगा और लिखिएगा। कम से कम पॉइंट मेरा याद रहेगा तो आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 बोलता है व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन टू कीप द फैक्ट्री क्लीन एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948। क्या क्या मेजर फैक्ट्री को क्लीन रखने के लिए लिया जाता है? कुछ नहीं होगा, नॉलेज से भी, जनरल नॉलेज से आप लिख देंगे, फिर भी मैं आपको आंसर दे रहा हूं। देखिए रिमूवल और डिस्पोजेबल ऑफ डर्ट, रिमूव करते हैं डर्ट, गंदगी को हटाते हैं तभी तो फैक्ट्री क्लीन रहेगा। क्लीनिंग फ्लोर, फ्लोर को क्लीन करना पड़ेगा। इफेक्टिव ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए तभी गंदगी खत्म होती है। वाइट वॉश करना जरूरी है। रिपेयर कैरी आउट माने कैरिड आउट सरफेस रेगुलरली।
रिपेयर कैरिड आउट सरफेस रेगुलरली, सरफेस का रिपेयर रेगुलरली दरकार है, सरफेस रेगुलरली रिपेयर होना चाहिए। और पेंटेड ऑफ वुडन डोर और विंडो, यदि वुडन का काठ का कोई डोर और विंडो है वो प्रॉपरली पेंटेड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। सिंपल सा आप लॉजिक से आप आंसर लिख दोगे। आंसर देखिए दिया, सीधा सा बात है, क्लीनिंग सिस्टम को लिखना है, डर्ट को हटाना है, क्लीनिंग करना है फ्लोर को, ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए और सरफेस का रेगुलरली रिपेयर होना चाहिए और पेंटेड होना चाहिए वुडन डोर और विंडो। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लॉजिकली लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द फीचर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के साथ जो बनती है उसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। उसका फीचर्स बेनिफिट क्या है, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी का बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव है। ट्रस्ट वगैरह जो रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 8 में, उसके बारे में आपको बताना है कि जो ट्रस्ट वगैरह रजिस्टर्ड होता है सेक्शन 8 कंपनी जिसको बोलते हैं, उसका फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट चैरिटेबल होता है, नो मिनिमम शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और लिमिटेड लायबिलिटी, उस कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड है और गवर्नमेंट उसके लिए लाइसेंस इशू करता है। तो गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करता है। सेवरल एजम्पशन फ्रॉम द एक्ट में उसको, जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को बहुत सारा कंप्लाइंस करना पड़ता है, उसके लिए उसको एजम्पशन मिल जाता है और ये कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकता, प्रोहिबिटेड डिविडेंड। और फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है, फॉर्म एज ए मेंबर। तो सीधा से याद रखिए, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, नो कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लायबिलिटी लिमिटेड है, गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करता है, सेवरल एजम्पशन फ्रॉम द एक्ट, डिविडेंड नहीं दे सकता और फॉर्म इसका मेंबर बन सकता है। इतना पॉइंट याद रखिएगा, आप लिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट नोट ऑन डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, देखिए, आज कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर होते हैं, वैसे एक फर्म और एलएलपी को चलाने के लिए पार्टनर होते हैं। जो एलएलपी का पार्टनर है उसको बोलते हैं डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 पार्टनर होना चाहिए एक एलएलपी का, और उसमें से 1 पार्टनर रेसिडेंट इन इंडिया, एक आदमी इंडियन होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। एलएलपी का मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, लेकिन उस बॉडी कॉर्पोरेट को एक इंडिविजुअल को नॉमिनी बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, एलएलपी का 2 पार्टनर बन सकता है और 1 पार्टनर रेसिडेंट होना चाहिए। मेनली डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो पार्टनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डीपी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ एलएलपी। एलएलपी का जितना कंप्लायंसेस होगा वो उसका जिम्मेदारी डीपी का होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर का होगा। याद रखना, बस इतना ही याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या होता है, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए एक स्कीम फ्रेम करता है, ठीक है। ये स्कीम कौन बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया। इसका बेनिफिट क्या होता है, इट्स प्रोवाइड पेंशन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, एट द टाइम ऑफ डिसेबल एंड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय को एक लमसम पैसा दिया जाएगा उसका फ्यूचर सर्वाइवर के लिए। कब पैसा मिलेगा, 58 ईयर, जब वो बूढ़ा हो जाएगा, 58 ईयर का हो जाएगा तब दे देंगे, या वो यदि बीच में काम करते करते वर्क प्लेस में डिसेबल हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया तब दे देंगे, या एम्प्लॉय यदि मर जाता है उसका घर वालों को दे देंगे। तो एम्प्लॉय के बिहाफ में उसका घर वालों को मिल जाएगा। तो एक तो सोशल सिक्योरिटी देता है एम्प्लॉय को कि यदि वर्क प्लेस में कुछ हो जाए तो पैसा मिलेगा, या यदि वो बूढ़ा हो जाए तो फ्यूचर सर्वाइवल के लिए एक सिक्योरिटी दिया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है, उसी को बोलते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। इसमें क्या बोलता है, बोलना ये चाहता है कि एक पब्लिक ऑफिसर, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक पब्लिक ऑफिसर का क्या जिम्मेदारी है अपना काम करते समय। तो सबसे पहले बोला है सेल्फनेस। इसमें ये बोलता है कि वो जब भी काम करेगा वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करेगा, इंटेग्रिटी होना चाहिए, वो ऑनेस्टली काम करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, उसका काम में फेयरनेस होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, क्लियर काम होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, अकाउंटेबल, वो पब्लिक के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
इसलिए वो उस तरह से काम करेगा। ओपननेस, ओपननेस मतलब बोलना चाहता है ट्रांसपेरेंट काम करेगा, छिपा छुप के कुछ नहीं कर सकता है। ऑनेस्ट होना चाहिए और लीडरशिप के बेसिस में काम करना चाहिए। सेल्फनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। 7 पॉइंट याद रखना और आपको लिखना है कि एक पब्लिक ऑफिसर, एक गवर्नमेंट ऑफिसर जब काम करता है तो वो पहला क्या है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगा, अपने सेल्फ होके काम नहीं करेगा, अपने फेवर में काम नहीं करेगा, पब्लिक के फेवर में काम करेगा। इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका काम फेयर होना चाहिए, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। ओपननेस मतलब बोलता है ट्रांसपेरेंट काम करेगा, ऑनेस्ट होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेजर टू इंश्योर एथिक्स इन द वर्क प्लेस। जब वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या एथिक्स मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। मेजर टू इंश्योर, क्या क्या मेजर्स बनाया गया है, इंश्योर करता है एथिक्स इन वर्क प्लेस में। ठीक है। सबसे पहला मेजर है कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट्स, मतलब एम्प्लॉय जो है कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम करेगा। जो कोड्स होता है, जो कोड्स मतलब जो रूल्स है उसको फॉलो करेगा एम्प्लॉय। कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट्स मतलब जो एथिक्स एंड कंडक्ट का जो बेसिक रूल है कंपनी का उसको फॉलो करेगा। एस्टैब्लिश ओपन कम्युनिकेशन, एस्टैब्लिश ओपन कम्युनिकेशन मतलब मैनेजमेंट एक्सप्लेन करेगा कि एथिकल पॉलिसी क्या क्या है कंपनी का। अपॉइंट एन ओम्बुड्समैन मतलब एक आदमी अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास इथिकल मैटर को लेकर डिस्कस किया जा सके या आदमी जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ओम्बुड्समैन उसी को बोलते हैं। लीडरशिप बाय एग्जांपल मतलब खुद टॉप मैनेजमेंट एथिक्स को फॉलो करेगा तभी नीचे वाला आदमी लोग फॉलो कर सकता है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, एक ग्रुप डिसीजन बनाया जाएगा एथिक्स को लेके। सजेशन सिस्टम होगा एथिक्स का। गिवरेंस प्रोसीजर होगा। रेगुलर अपडेट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर को रेगुलर अपडेट किया जाएगा। सिंपल सा चीज है, पॉइंट से याद रख लीजिएगा बस। एक्सप्लेन बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स मतलब सीधा सा बात है कि देखिए क्या लिखा है, बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स एक ही वर्ड है। बिजनेस एथिक्स को कॉर्पोरेट एथिक्स बोलते हैं, आप जान लीजिए। बिजनेस एथिक्स का सिंपल सा मीनिंग है मोरल रूल्स फॉर ट्रीटिंग पीपल। दूसरे आदमी से आप किस तरह बिहेव करोगे, किस तरह बात करोगे, वो बताता है एथिक्स। मोरल रूल्स, कैसे बिजनेस को, ऑपरेशन को कैसे चलाना है उसका एक तरीका बताता है एथिक्स। और रूल्स फॉर बिजनेस डिसीजन क्या लेना है उसका एक तरीका बताता है। दूसरे से बात करना, बिजनेस को कैसे रन करना है, बिजनेस का डिसीजन कैसे लेना है, वही सब बताता है बिजनेस एथिक्स। ठीक है। ये पूरा डिटेल आंसर दिया, आप पढ़िए उसको। हम जो शॉर्ट में बताना था वो बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ ए माइनर एज ए पार्टनर। एक माइनर का राइट क्या क्या है और लायबिलिटी क्या क्या है आपको बताना है। तो राइट्स में सबसे पहले बता देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का हिस्सा तो एकदम लेगा ही लेगा। और इंस्पेक्ट कर सकता है फर्म्स का अकाउंट। फर्म का अकाउंट को चाहे तो चेक कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है उसका। और क्या कर सकता है, टेक कॉपी ऑफ फर्म अकाउंट्स। यदि फर्म्स पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट का एक कॉपी भी लेना चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का तो वह ले सकता ही है, यह उसका राइट है। लायबिलिटी क्या है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। उतना ही लायबिलिटी है जितना उसका हिस्सा है। मतलब 10% का प्रॉफिट रखता है तो 10% का ही लायबिलिटी आएगा। एंड नो पर्सनल लायबिलिटी, एक माइनर का पर्सनल लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। बस इतना याद रखना है। राइट है, प्रॉफिट का हिस्सा ले सकता है, बुक्स कंपनी का माने फर्म्स का अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी ले सकता है अकाउंट्स का। और लायबिलिटी उसका सिर्फ अपना हिस्सा तक आएगा, लेकिन पर्सनल लायबिलिटी कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 रिगार्डिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये याद रख लीजिएगा। गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। ये बोनस जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को दिया जाता है। किसके बेसिस में, जितना उसका शेयर होल्डिंग का प्रोपोर्शन है उसके बेसिस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस दिया जाता है। इशूड टू फुल्ली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप जो कंपनी का फुल्ली पेड अप शेयर होल्ड करेगा उसी को बोनस दिया जाएगा। पार्टली शेयर होल्डर को बोनस नहीं दिया जाता। और बोनस क्या चीज से दिया जाता है, गिवन फ्रॉम फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से बोनस दिया जाता है। बस इतना याद रखिए और आगे पढ़िएगा।
कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर टू डू और नॉट टू डू डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हैपनिंग जो है डिपेंड्स करता है, मतलब क्या चीज करना है नहीं करना है किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल देखिए, ए प्रॉमिस टू पे, देखिए मैं एग्जांपल, ए प्रॉमिस टू पे ₹10 लाख टू ए इफ हिज हाउस इज डैमेज। यदि ए का घर जल जाएगा तब उसको पैसा देंगे, मतलब एक कंडीशन आपने मेंशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आज यदि एग्जांपल कल बारिश होगा तो हम आपको 10 लाख रुपया देंगे, एक कंडीशन मेंशन कर दिया मैंने। तो एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर टू डू और नॉट टू डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, उसको बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। डिस्कस द पेनल प्रोविजन अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर पेनल प्रोविजन क्या है? देखिए, दो प्रकार का है। यदि आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं या एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है, तो एम्प्लॉयर यदि कुछ कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसको जेल हो सकता है 1 साल तक का, लेकिन मिनिमम 3 महीना का होगा ही होगा, और फाइन हो सकता है 1000 का, और दोनों हो सकता है। और यदि फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट देता है तो उसको 6 महीना का जेल हो सकता है या फाइन हो सकता है 1000 का, या दोनों हो सकता है। सिंपल सा चीज था। क्वेश्चन नंबर 18, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिए, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन। सेल्फ प्रोस्पेक्टस एज पर कंपनीज एक्ट क्या है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब एक नोटिस या एडवर्टाइजमेंट जो एक पब्लिक कंपनी देता है अपना शेयर होल्डर लोगों को कि आप मेरा शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स। एक पब्लिक को एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है जिससे पब्लिक शेयर को खरीद सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। याद देखिए, सेल्फ प्रोस्पेक्टस का प्रोविजन पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू आप कर दिए तो बार बार फिर से नया प्रोस्पेक्टस इशू करने का दरकार नहीं है, और इसको मैक्सिमम 4 बार आप इशू कर सकते हैं, मतलब 4 बार शेयर इशू कर सकते हैं एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करके। लेकिन एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस का कॉपी आरओसी के पास फाइल होता है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या एक तो एडवर्टाइजमेंट है जिससे कंपनी इन्वाइट करता है पब्लिक को टू सब्सक्राइब शेयर्स, ठीक है। ये पब्लिक लिमिटेड के ऊपर ये प्रोविजन अप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट? अनपेड सेलर मतलब वह सेलर जिसका पूरा पेमेंट नहीं हुआ। एग्जांपल, मैंने एक फ्रिज खरीद के लेके आया हूं एक किसी सेलर से, ठीक है। मैंने फ्रिज का आधा पेमेंट दिया और बोला कि आधा मैं बाद में दूंगा। तो वो सेलर जो हमको फ्रिज बेचा है उसके पास क्या क्या अधिकार है मेरे अगेंस्ट? तो सीधा सा बोलता है पहले सू फॉर प्राइस, हम जो पेमेंट नहीं किए हैं उसके लिए वो सू कर सकता है मेरे को कोर्ट में। सू फॉर डैमेज, मेरा जो इसके कारण जो डैमेज हो रहा है, फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ उसके कारण जो डैमेज हो रहा है, डैमेज के अगेंस्ट वो सू कर सकता है। सूट फॉर रेपुडिएशन मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट जो बात हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट भी वो सू कर सकता है। और यदि मैं पेमेंट नहीं दे रहा हूँ उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका इंटरेस्ट भी वो मांग सकता है। तो ये अनपेड सेलर जिसका मैंने फुल पेमेंट नहीं किया उसका ये अधिकार है। तो याद रखिए, खाली 4 पॉइंट याद रखिएगा, सू फॉर प्राइस, सू फॉर डैमेजेस, सू फॉर रेपुडिएशन एंड सू फॉर इंटरेस्ट। ये 4 पॉइंट होगा तो अब भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एन एम्प्लॉय कैन बी डिसमिस और पनिश ड्यूरिंग सिकनेस। सिकनेस के समय किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस और पनिश नहीं किया जा सकता है। अब आ जाइए अमेंडमेंट में बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से अमेंडमेंट सबको सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या क्या है लॉ का अमेंडमेंट देखिए ध्यान से सुनिए, शॉर्टकट में बताएंगे, एकदम एक लाइन में याद रहेगा अमेंडमेंट। देखिए पहले क्या होता था, लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में क्या चेंज आया? देखिए, नाउ लिस्टेड ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर नॉट गिविंग स्टेटस ऑफ लिस्टेड कंपनी। पहले यदि कोई भी पब्लिक कंपनी अपना नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को लिस्टेड करा लेता था तो उसको लिस्टेड कंपनी बोलते थे। लेकिन आज के दिन यदि आज के दिन पब्लिक कंपनियां देखिए, पब्लिक कंपनी हैज नॉट लिस्टेड इट इक्विटी शेयर बट लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, उसको लिस्टेड कंपनी नहीं बोला जाएगा। याद रखिए, यदि आज के दिन पब्लिक कंपनी अपना कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी को लिस्टेड कराता है या रिडेबल प्रेफरेंस शेयर को लिस्टेड कराता है तो उसको लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं बोलेंगे, मतलब इक्विटी लिस्टेड कराना ही पड़ेगा। नाउ और दूसरा देखिए,
और बोलता है नाउ लिस्टेड ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी ऑफ ए प्राइवेट कंपनी कैन नॉट गिव। आज के यदि प्राइवेट कंपनी अपना नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज को लिस्टेड करा लेता है तो भी उसको लिस्टेड प्राइवेट कंपनी नहीं बोलेंगे। तो लिस्टेड के लिए दो चीज हटा दिया गया, अब इसको नॉन लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। यदि कोई भी पब्लिक कंपनी अपना नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर को लिस्टेड कराता है तो वो अनलिस्टेड ही रहेगा, और प्राइवेट कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी को लिस्टेड कराता है तो वह भी अनलिस्टेड ही रहेगा, ठीक है, उसको लिस्टेड नहीं बोला जाएगा। सेकेंड प्रोविजन देखिए स्मॉल कंपनी के, स्मॉल कंपनी के क्या चेंजेज आया देखिए। पहले स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख होता था, डज नॉट एक्सीड 50 लाख, लेकिन उसको एक्सीड करके 2 करोड़ तक कर दिया गया है। गवर्नमेंट के पास पावर है 10 करोड़ तक कभी भी कर सकता है, लेकिन आज के दिन स्मॉल कंपनी उसी को बोलेंगे जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, और टर्नओवर कितना 20 करोड़ से कम है। पहले ये 2 करोड़ होता था, तो पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम होना चाहिए, टर्नओवर 20 करोड़ से कम होना चाहिए, उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे। ओपीसी में चेंज आया, पहले ओपीसी का मेंबर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए था, आज फॉरेनर भी हो सकता है, नो नीड फॉर रेसिडेंट इन इंडिया। मेंबर ऑफ द ओपीसी कैन बी रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, माने रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, कोई इशूज नहीं है। अब और देखिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है एनुअल रिटर्न। ओपीसी के लिए और स्मॉल कंपनी के लिए एक नया एनुअल रिटर्न आया, उसको बोलते हैं MGT 7 ने, और एक पेनल्टी है एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम। आप पहले नेम अप्लाई करते थे तो जो नेम ROC देता था उसका वैलिडिटी सिर्फ 20 दिन तक रहता था, तब तक आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सारा फॉर्मेलिटीज करना पड़ता था, लेकिन अभी रिजर्वेशन ऑफ नेम 60 दिन तक एक्सटेंड हो सकता है, उसके लिए एक्स्ट्रा 3000 रुपया लग जाएगा, एक्स्ट्रा फीस देके एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम कर सकते हैं 60 दिन तक। थैंक यू। लो में इतना काफ़ी है आपके लिए, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू।